चलिए, कुछ देर पहले हम स्टील कंपनियों की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील प्लेयर। जिंदल स्टेनलेस के नंबर्स आ चुके हैं। वैसे परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, रियलाइजेशन में नरमी के बावजूद मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। इनफैक्ट Q1 में मार्जिन रफली 13% के आसपास दिखाई दिए हैं। मुनाफा हालांकि 12% नीचे आया है। क्या हुआ है एग्जैक्टली इस क्वार्टर में? हमारे साथ कंपनी के CFO अनुराग मंत्री जुड़ गए। अनुराग जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें एक अंदाजा दे सके कि रफली EBITDA पर टन क्या रहा, वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में? तो हर्षिता, जैसे आपने कहा, वॉल्यूम्स हमने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम किए इस क्वार्टर में। तो हमने रिकॉर्ड वॉल्यूम अचीव किए एंड डिस्पाइट द चैलेंज दैट जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है वो अभी भी हमारा एक्सपोर्ट मिक्स में जस्ट 10% ही रहा। तो एक्सपोर्ट मार्केट्स आर स्टिल नॉट गुड बिकॉज ऑफ द रेड सी इश्यू एंड बिकॉज ऑफ द यूरोप एंड US स्टिल नॉट शोइंग द डिमांड ट्रैक्शन मच। सो उसके चलते लेकिन हमने जो डोमेस्टिक डिमांड्स है, स्पेशली ऑटो, रेलवे, PNT सेगमेंट, उसको कैप्चर करते हुए अपने वॉल्यूम्स इम्प्रूव किए हैं। और जो हमारा वॉल्यूम ट्रैक्शन अच्छा रहा इस क्वार्टर। EBITDA पर टन हमारा अगर स्टैंड अलोन में देखूं जिंदल स्टेनलेस के लेवल पे, तो अराउंड 17,373 के आसपास रहा है रुपए पर टन। तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल जो हमने साल का गाइडेंस दिया 18 से 20, उससे नीचे है। लेकिन अभी ये पहला क्वार्टर है एंड जो हमने पिछले क्वार्टर में रीजंस एक्सप्लेन किए थे, जो निकल का वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और उसके चलते काफी इम्पैक्ट पड़ा था लास्ट क्वार्टर 4 में। तो अगर आप देखेंगे तो हमने एक स्मार्ट रिकवरी हुई है हमारे क्वार्टर 1 के वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम स्टिल अभी भी हमारी गाइडेंस के नीचे है। देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर इन द मार्केट, जैसे मैंने एक्सपोर्ट का वो एक चैलेंज है मार्केट में, और एक इंपोर्ट का भी बहुत प्रेशर है, जो स्पेशली चाइनीज इंपोर्ट्स आ रहे हैं। बट ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है वो अराउंड 17,000 के रुपए पर टन पे है। ओके, आपने मेंशन किया कि अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट में इतना पिकअप नहीं है, वो रेड सी क्राइसिस के चलते। क्या कोई विजिबिलिटी कि कब तक यहाँ पर पिकअप और एक्सपोर्ट मिक्स आपके फेवर में जा सकता है? देखिए, एक पूरे एकदम डेफिनेटली तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमको लगता है, एक तो US मार्केट ओवरऑल रिकवर करना चाहिए आफ्टर US इलेक्शन, विच इज नवंबर में जो इलेक्शन है। तो प्रोबेबली क्वार्टर 4 में US का ट्रैक्शन आना चाहिए। और यूरोप में कुछ अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो रेड सी क्राइसिस है उसके कारण जो फ्रेट बढ़े हुए हैं, उसके कारण वो बहुत सारे एक्सपोर्ट वायबल नहीं है। तो वी होप दैट कि जो रेड सी क्राइसिस और जो ये फ्रेट वाला जो इश्यूज है वो भी H2 तक थोड़ा सेटल डाउन होना चाहिए। तो अगर वो होगा तो विल H2 में वी शुड बी एबल टू सी सम अपटिक ऑन आवर एक्सपोर्ट साइड। मैं इसी विषय पे आता हूँ। जब एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं अनुराग जी, और इंपोर्ट्स भी सब्सटेंशियली हाई हैं, तो किस प्रकार की आप इंपोर्ट ड्यूटीज की आई थिंक मांग कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो आप लोगों का सिक्योर रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है वीरेंद्र। अगर आपको ध्यान होगा कि जब एक बार DGTR ने पूरा एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया था, एंड जो उसमें हमारा जो डिमांड है वो कोई प्रोटेक्शनिस्ट का नहीं है। हम कह रहे हैं कि डाटा के बेस पे जो WTO नॉन कंप्लायंट सब्सिडीज होती हैं, देखिए CVD या कोई ड्यूटी लगती है, उसका रीजन ये है कि अगर किसी कंट्री में WTO कंप्लायंट सब्सिडीज, नॉन कंप्लायंट सब्सिडीज दी जा रही हैं, तो एटलीस्ट कंट्री को जहां पे इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसको है राइट कि अपने उस पे एक बेस्ड ऑन द डेटा दे कैन इम्पोज द ड्यूटी। अगर आप उसके चलते देखेंगे तो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स है चाइना से, उस पे US एंड यूरोप एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट ने ड्यूटी लगा रखी है। इंडिया में हमने जब DGTR ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो 18 से 22% का निकला था कि देयर इज अ नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड व्हिच हैज बीन क्रिएटेड थ्रू द वेरियस ड्यूटीज व्हिच गवर्नमेंट ऑफ चाइना इज गिविंग इन अ वेरियस फॉर्म्स टू द मैन्युफैक्चरर्स। उसके चलते अभी आप देखेंगे बिकॉज US यूरोप में उन पे ड्यूटी लग गई, इंडिया ने ड्यूटी लगाई लेकिन वो रिवोक हो गई थी। तो अभी जो इंडिया हैज बिकम देयर लार्जेस्ट डंपिंग मार्केट फॉर चाइना। तो जो रेजिडुअल, क्योंकि उनका माल और कहीं जा नहीं पा रहा है, वहां पे एक ड्यूटीज लगी हुई हैं, तो उसके चलते इंडियन मार्केट में करंटली वी आर सीइंग चाइनीज इंपोर्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो डिमांड है गवर्नमेंट से वो ये है कि जो भी डेटा बेस्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाना चाहिए अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए,
सो उस टाइम जो फाइंडिंग निकली थी 18 से 22%। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहां पे दिखता कि 30% की सब्सिडीज दी जा रही है, उन्होंने 30% की ड्यूटी भी लगाई उस पे। तो ये क्लियरली है कि 18 से 22% से लेकर 30% तक का देर इज अ डिफरेंस बिटवीन विच हैज सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ज्यादा की जो वहां की गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है, और वो आके फिर हमसे यहाँ पे उस सब्सिडीज के बेसिस पे यहाँ पे माल डंप करते हैं, वो एक पूरा इकोसिस्टम खराब करता है। तो हमारे केस में भी स्टिल मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि हम मल्टी। हाँ बताइए। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया सर एग्जैक्टली, और सेफगार्ड करना काफी जरूरी है। अच्छा एक बताइए सर, एक तर्कसंगत सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, जब एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें इस वक्त चैलेंजिंग परिस्थिति में है और डोमेस्टिक मार्केट में डंपिंग काफी हो रही है, अभी आप आपका एग्जैक्टली जो इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कितना है, और क्या एज ऑफ नाउ FY25 के अंत तक आप अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा इसी रेंज में रखेंगे, फर्दर किसी एडिशन की गुंजाइश लगती भी नहीं है सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, और आप करेंगे क्या? आपका इस पे उत्तर क्या है? देखिए, हमने वीरेंद्र क्या बोला था कि जो हमने टारगेट किया था, हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था लास्ट ईयर, तो वो हमने बोला था कि रैंप अप 2 साल में होगा। इस साल भी हम अभी रैंप अप फेज में हैं, तो उसके चलते हमने गाइडेंस भी दी थी कि हम 20% का वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं अपने वॉल्यूम्स में इस साल। नाउ जो अच्छा चीज है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमको पॉजिटिव लगता है हमारे उसके लिए हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और पूरा जो स्टेनलेस स्टील का यूजेज है वो शुड गेट अ ट्रैक्शन, जो मल्टीपल स्कीम्स अनाउंस हुई हैं। तो उसके चलते हमने देख रहा है कि ऑटो, रेलवे, लिफ्ट एंड एलिवेटर, ये कुछ सेगमेंट है जो अच्छा डिमांड दे रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो हम होपफुल हैं कि ये इसके चलते सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द एक्सपोर्ट मार्केट एट द एंड ऑफ H2, ऑल दिस के चलते हम अराउंड 20% का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम अचीव करने का इस साल के अंत तक। जी, ये 5,000 करोड़ आपके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है फंड रेज के लिए, कुछ खास प्लान है? कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं या फिर लश्कर तैयार कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे या कुछ एक्विजिशन करेंगे, क्या इरादा है? तो हर्षिता, अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में एक स्टेनलेस स्टील का डिमांड मोमेंटम अच्छा है, इसी के चलते हम वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स भी कंट्री में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक वॉल्यूम हम जो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स हम कैप्चर करना चाहते हैं डोमेस्टिक मार्केट के भी, और पूरी तरह से कैटर करना चाहते हैं, और प्लस अदर प्लेयर्स भी हैं जो छोटे प्लेयर्स हैं, मार्जिनल प्लेयर, उनको भी इकोसिस्टम में रहना चाहिए। तो ये जो डिमांड है बहुत अच्छी है स्टेनलेस स्टील में भी, हम जो आउटलुक देख रहे हैं आने वाले 4-5 साल में, और स्पेशली जो हमारे न्यूअर सेक्टर्स है, जैसे रेलवे में स्टेनलेस स्टील का यूज अभी लास्ट के कुछ सालों में बढ़ा है, ऑटोमोबाइल में, लिफ्ट एंड एलिवेटर्स में, ये सब सेगमेंट जो नए ऐड हुए हैं लास्ट के कुछ सालों में, ये अच्छा डिमांड ट्रैक्शन देंगे। तो हम जो चाह रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटीज को इस तरह से रैंप अप करें, बिकॉज कैपेसिटी टेक्स टाइम। तो हम जो देख रहे हैं कि ये एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन बोर्ड ने हमको अप्रूव किया है, ताकि हम कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आए वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ताकि अगर उसका टाइमली अगर हमको जरूरत है तो वी शुड बी एबल टू यूटिलाइज। हम अपने रेशियोज पे बहुत क्लोजली नजर रखते हैं, बैलेंस शीट बहुत हमने स्ट्रॉन्ग किया, आपने देखा होगा लास्ट उसमें, तो वो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसके चलते ओवरऑल ये एक एनेबलिंग रेजोल्यूशन है कि टू कैप्चर द ग्रोथ इन द फ्यूचर। की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है कि जरूरत पड़े तो फंड रेज फटाफट से हो जाएगा और कैपेसिटी भी उस लिहाज से बिल्ड हो जाएगी। गुड लक टू यू अनुराग जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदल स्टेनलेस आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, वरना नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। चलिए, मार्केट आपकी स्क्रीन पर अब 62 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ कुछ देर पहले